नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने युक्ति आईएएस को इतना प्यार, सम्मान सब कुछ दिया आपने। खास करके युक्ति आईएएस को जो सब्सक्राइबरों की संख्या है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ये आप लोग का प्यार ही है कि अमर सर लगातार क्लासेस लेते रहे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का। और आप लोगों ने अपना पूरा भरपूर सहयोग दिया, आप लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। वो चीजें आप लोगों को पहले भी बताई जाती थी कि युक्ति आईएएस वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है जो एक एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है। उसके प्री मेंस और इंटरव्यू एग्जामिनेशन के लिए प्री मेंस तो एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू तो खैर देना होता है। तो चलिए आज हम दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के साथ साथ करंट अफेयर पे भी आज हम बात करेंगे। करंट अफेयर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी को पता होगा कि बिहार पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है और उसका डेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और कितनी बार बढ़ेगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए क्योंकि तैयारी करना जरूरी है कि लगातार परीक्षाएं हैं। खास करके बिहार पीसीएस की परीक्षाएं हैं, समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षाएं हैं, बिहार एसएससी की परीक्षाएं और भी बहुत सारे मंडे एग्जाम्स, बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने, पेट की परीक्षाएं, लगातार पेपर्स हैं। तो हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे क्योंकि करंट अफेयर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से अपार आप लोग का प्यार सम्मान सब कुछ मिल रहा है, आप लोग का सहानुभूति जो भी चीजें कहें, जो मैं कहूँ वो कम ही रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से किसी भी कोचिंग को बढ़ाते घटाते सब कुछ है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मुद्दे की बात, करंट अफेयर। और आज 11 सितंबर है और आज हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, लगातार डेली चर्चा करेंगे। सुबह अमर सर क्लास लेंगे, आपका दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का जो एनालिसिस कराते हैं वो एनालिसिस होगा और शाम में जो भी टाइमिंग होगा मैं बता दूंगा। लाइव क्लासेज भी हो सकता है यूट्यूब पे मैं लूँ, अभी तो फिलहाल क्लासेज में ले रहा हूँ आप लोगों से, गला बैठा हुआ है फिर भी क्लासेज ले रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर पे। एक मिनट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा युक्ति आईएएस के बारे में। हालांकि सभी लोगों को पता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो युक्ति आईएएस को नहीं जानता है, जो हम लोगों से जुड़े हो। खास करके जितने भी पुराने स्टूडेंट हो जो इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। युक्ति आईएएस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, अगर किसी को टेस्ट देना हो दोनों माध्यम में, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो किसी भी माध्यम में आप लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, पीटी मेंस है, देखिए सारी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उत्तराखंड का हो चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, एसएससी बूस्टर हो, बैंकिंग, आपको कुछ नहीं करना, ऐप पे जाना है, ऐप इंस्टॉल कीजिए, गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, युक्ति आईएएस वहां पे सर्च कीजिए। युक्ति आईएएस जो नाम है ना युक्ति, ये युक्ति आईएएस को सर्च करेंगे, ऐप खुलेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, मोबाइल नंबर जो भी है, अपना रजिस्टर्ड नाम, ईमेल आईडी जो भी डालना है आपका जो खुद का है व्यक्तिगत वो डालिए और आप जो भी परचेज करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज लेके अपना पेपर को दे सकते हैं, अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि वाकई में कितनी पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं। ये लूसेंट का टेस्ट सीरीज भी है क्योंकि बिहार पीसीएस के लिए लूसेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों को लूसेंट का टेस्ट सीरीज देना है 199 प्राइस इसका रखा गया है। ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू का है, ये भी है आपके पास। युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गवाए हम सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 11 सितंबर, भूपेन हजारिका, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बहुत चर्चित नाम है भूपेन हजारिका। असमिया सिंगर है भूपेन हजारिका साहब और इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, भूपेन हजारिका। क्योंकि अभी रिसेंटली इनको चूंकि भारत रत्न में मिला हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। हाल ही में गूगल ने, किसने, गूगल देवता जो गूगल है, गूगल ने महान गायक भूपेन हजारिका के 96 मतलब 96 जन्म दिवस पर उनके सम्मान में एक डूडल बनाया है। वैसे भी आजकल गूगल ये सम्मान सभी को देता है, जो महत्वपूर्ण पर्सन होते हैं उनको सम्मान गूगल के द्वारा दिया जाता है। तो हाल ही में गूगल ने महान गायक, पहले तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूपेन हजारिका कौन थे। भूपेन हजारिका बेसिकली एक असमिया गायक थे, महान गायक थे और इन्हीं के 96 जन्म दिवस पर उनके सम्मान में एक डूडल बनाया है। भूपेन हजारिका एक प्रसिद्ध असमिया गायक थे। देखिए यूपी पीसीएस में लगातार कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे मंडे एग्जाम्स में पेपर ये क्वेश्चन पूछे गए कि भूपेन हजारिका कौन थे। भूपेन हजारिका एक असमिया गायक थे। उनका जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? असम के सदिया जिले में। बात आती है असम की, तो असम की राजधानी क्या है? पहली बात, एक एस्पिरेंट्स को ये जरूर जानना चाहिए कि असम की राजधानी क्या है। असम की राजधानी क्या है? असम के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर। असम के राज्यपाल कौन है? असम में की कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? एक एस्पिरेंट्स को इतना नॉलेज तो जरूर रहना चाहिए, ठीक है। असम, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में ही है चूंकि डिब्रूगढ़। तो असम के बारे में इतना इंफॉर्मेशन तो जरूर एक एस्पिरेंट्स को रखना चाहिए कि कौन राज्यपाल है, कौन वहां के मुख्यमंत्री हैं,
लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और असम की जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वहां पे, वो जरूर एक एस्पिरेंट्स को जरूर याद रखना चाहिए। उनका निधन कब हुआ था देख लीजिए, 5 नवंबर 2011 को हुआ था। ठीक है, तो अगर कभी पूछे कि भूपेन हजारिका कौन थे, तो एक असमिया गायक थे। उनका जन्म जो हुआ था 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया जिले में हुआ था, और उनका निधन 5 नवंबर 2011 को हुआ था। ये है भूपेन हजारिका साहब। इनका चित्र आप लोग देख लीजिए भूपेन हजारिका का। सॉरी, गला बैठा हुआ है, बेसिकली इसकी वजह से हो रहा है ये चीजें। उन्हें मरणोपरांत यानी कि 2011 के बाद मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर कि परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या सभी लोग जानते हैं कि चलिए असमिया गायक हैं, क्या उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है कि नहीं दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उन्होंने उपाधि धारण किया था, और 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से जनसंचार में पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त किया था। इसके साथ ही साथ अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह उन गीतों और फिल्मों पर काम करना जारी रखने के लिए भारत लौट आए जिन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर असमिया संस्कृति को लोकप्रिय बनाया था। इतने महान हस्ती असमिया गायक भूपेन हजारिका, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अभी उनके जन्म दिवस, उनके 96वें जन्म दिवस के अवसर पर गूगल के द्वारा डूडल बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी को भी टेलीग्राम से अगर जुड़ना हो तो टेलीग्राम का ये लिंक है युक्ति.is.in, ये युक्ति.is.in है, ये मोबाइल नंबर है, कोई संपर्क करना हो तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। किसी भी व्यक्ति को साक्षर होना बड़ा जरूरी है। गांधी जी भी कहते थे महिलाओं का साक्षर होना तो और जरूरी है, क्योंकि पूरा परिवार की जिम्मेदारियां एक महिला ही डिसाइड कर पाती हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे क्यों महत्वपूर्ण है, कब मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं कि 8 सितंबर को वो दिन है। हर साल 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। किस डेट को? 8 सितंबर को। बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसको जान लीजिए। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ 26 अक्टूबर 1966 को, कब? 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिवस की घोषणा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये 8 सितंबर का जो डेट है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसकी मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी मनाने की घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिवस की घोषणा की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर इसकी घोषणा कब की गई थी। तो यूनेस्को के सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिवस की घोषणा की गई थी। पहला अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। 1966 में इसकी घोषणा की गई थी, 26 अक्टूबर को की गई थी, और पहला इंटरनेशनल लिटरेसी डे माने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। यह परंपरा अब 50 से अधिक वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का अपना एक महत्व है। 8 सितंबर को हर साल ये मनाया जाता है। और देखते हैं इसके बारे में आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस जो है 2011 का जो डेटा है उसके अनुसार भारत में कुल साक्षरता जो दर है 74.04% है। कितना है? 74.04% है। अक्सर यूपी पीसीएस में, अक्सर बिहार पीसीएस में ये डेटा जरूर पूछ देता है। 74.04% जनसंख्या साक्षर है। पिछले दशक की अगर हम तुलना करें, यानी कि 2001 से लेकर 2011 की तुलना करें, तो इसमें 9.2% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2001 से 2011 यानी कि कंपेयर किया जाए तो 9.2% की वृद्धि हुई है। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले मतलब डेकेड का, यानी कि पिछले दशक का कंपेयर करके पूछ दिया जाता है, तुलना करके पूछ दिया जाता है। तो पिछले दशक की अगर हम बात करें और 2011 की बात करें, तो इन दोनों में डिफरेंस है 9.2% का। यूनेस्को इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत को 2060 तक, कब का डेटा है? 2060 तक का सार्वभौमिक साक्षरता हासिल करने में 50 साल और लगेंगे। अभी हम 2022 में जी रहे हैं, 2060 तक कहीं जाके हम लोगों को ये मुक्ति मिलेगी कि पूरा भारत साक्षर होगा। ऐसा यूनेस्को इस बात पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि किस साल तक यूनेस्को के द्वारा कहा गया है कि भारत सार्वभौमिक साक्षरता हासिल कर लेगा। तो 2060 तक भारत जो है सार्वभौमिक साक्षरता हासिल कर लेगा।
ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, किसके द्वारा? यूनेस्को के 14वें सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी? 26 अक्टूबर 1966 को घोषणा की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? तो 1967 में मनाया गया था। और यह परंपरा 50 वर्षों से अधिक, जाहिर सी बात है, 2022 चल रहा है, तो परंपरा बढ़ी रही है। 2011 और 2001 का अगर सेंसस की बात किया जाए, जनगणना की बात किया जाए, तो साक्षरता का जो परसेंटेज अगर देखेंगे, वर्तमान में 2011 का बात किया जाए तो 74.04% है, लेकिन अगर 2001 के कंपेयर में देखा जाए तो 9.2% की वृद्धि हुई है। और यूनेस्को एक बात पर प्रकाश डालता है कि 2060 तक कहीं जाके भारत जो है सार्वभौमिक साक्षरता हासिल कर लेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। आज का तीसरा टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपका है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक। अभी रिसेंटली जो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक, सबसे पहली तो बात यह है कि अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कितने नंबर की बैठक है, तो ये 30वीं नंबर की बैठक हो रही है। जितने भी दक्षिण क्षेत्रीय राज्य हैं उन सभी राज्यों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उजागर करना, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना, एक दूसरे के साथ रिलेशन बिल्डअप करना, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की जाती है। इसके जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो देश के गृह मंत्री करते हैं, और वर्तमान में देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी है। और इन्हीं के द्वारा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक जो है 30th मीटिंग ऑफ द साउथर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग की गई है, तिरुवनंतपुरम में की गई है, और इसी महीने में की गई है, 3 सितंबर को किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री, नाम तो सभी लोग जानते होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री जी का नाम तो सभी जानते हैं। अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का उद्घाटन किया। यानी कि जितने भी हमारे दक्षिणी क्षेत्रीय राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी को एक जगह एक मंच पर लाने का काम किया गया है। और इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री जिनका नाम है पिनराई विजयन, अन्य दक्षिणी क्षेत्रीय राज्यों के मुख्यमंत्री, और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इस मीटिंग में शामिल हुए। यानी कि जितने भी साउथ की जितने भी एरियाज हैं, जितने भी राज्य हैं, शासित प्रदेश है, चाहे के लेफ्टिनेंट हो, चाहे के मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, सभी लोगों को बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ और भी आगे बात करते हैं राज्यों की, इसका मेन आखिर मतलब क्या होता है इन सभी लोगों को इकट्ठा करने का? राज्यों के बीच अंतर सहयोग संबंध, इंटर स्टेट कॉपरेशन, अंतर सहयोग मतलब एक सहयोग की व्यवस्था को बढ़ाना, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना, समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। वर्तमान में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। वर्तमान में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 क्षेत्रीय परिषद है वर्तमान में। सबसे पहले उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि आखिर ये पांचवा कौन सा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो सभी ने सुना है, लेकिन ये पांचवा कौन सा है? तो ये पांचवा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, लेकिन पांचवा जो है मध्य भी है। तो वर्तमान में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। और सबसे बड़ी बात है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की जो बात की जा रही है, वह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो वर्तमान में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। और 5 क्षेत्रीय परिषद की बात एक चीज और है, क्षेत्रीय परिषद जितने भी है हमारे जो क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद राज्य को आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए एक बैठक का आधार प्रदान करते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य इन 5 क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं है। आखिर एक कौन सा है? उत्तर पूर्वी जो राज्य है, वो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है इसमें शामिल नहीं है। उनकी विशेष समस्याओं की देखभाल उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत स्थापित उत्तरी पूर्वी परिषद द्वारा की जाती है, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। यानी कि इस समय वर्तमान में टोटल 5 जो है क्षेत्रीय परिषद काम करते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। लेकिन उत्तर पूर्वी की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो इन 5 क्षेत्रीय परिषदों में ये शामिल नहीं है, क्योंकि इनका एक अलग एक्ट ही है 1972 का, जिसके तहत उत्तरी पूर्वी परिषद द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है, और उनकी समस्याओं की देखभाल उत्तरी पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की जो 30वीं बैठक हुई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है कि जो इनका मेन मोटो क्या है, एक साथ समन्वय को स्थापित करना, अंतर सहयोग की भावना को विकसित करना, और ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, 1956 का एक्ट। ठीक है, तो ये रहा तीसरा टॉपिक आज का। एक महत्वपूर्ण है 1972 का एक्ट, अध्यक्षता कौन करता है, मेन मोटो क्या है, कौन इसमें शामिल नहीं है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य तो शामिल है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य इन क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं है, क्योंकि उनका एक अलग ही एक्ट है 1972 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेक भाला कहां तक जाए।
नीरज चोपड़ा ने जीती लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता। अक्सर चर्चा में रहते भी हैं नीरज चोपड़ा साहब। तो नीरज चोपड़ा ने जीती लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता। तो आइए हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा साहब के बारे में। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, सभी जानते भी होंगे, ओलंपिक में नाम रोशन किया है देश का नीरज चोपड़ा साहब ने। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने हाल ही में 89.08% 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीता है। कितना? 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो मतलब फेंकने के साथ लुसाने डायमंड लीग जीता है। वह डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। देखिए इनके नाम कितनी कितनी ट्रॉफियां इनके नाम है। चोपड़ा से पहले डिस्कस थ्रोवर विकास गौड़ा डायमंड लीग में शीर्ष 3 में रहने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो ये याद रखिए कितने मीटर का था, 89.08 मीटर है। 89.08 मीटर, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कितना मीटर है, तो 89.08 मीटर के सबसे थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीता है। और ये डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले डिस्कस थ्रोवर विकास गौड़ा डायमंड लीग में शीर्ष 3 में रहने वाले एकमात्र भारतीय हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। वह भाला फेंक प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने वाले एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। सभी लोग जानते हैं, ये भी पूछता है कि वो कौन है। वह भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। और यह इस ओलंपिक में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक था। सभी लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा साहब ने ही और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता भी था। और इस ओलंपिक में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक इनके द्वारा ही जीता गया था, नीरज चोपड़ा साहब के द्वारा। तो ये रहा आपका चौथा करंट अफेयर। और आज लास्ट हम बात करते हैं वज्र प्रहार। अक्सर आपने सुना होगा, चर्चा का विषय भी रहता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार का बेसिकली मतलब यही होता है वज्र प्रहार। इसमें क्या है कि भारत प्लस यूएस मतलब अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ये जो कही, भारत और अमेरिका के जो सैनिक हैं एक साथ आते हैं। अल्टरनेट करके 2011 से यह परंपरा चल रही है कि भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ मिलकर और क्या करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब यह होता है कुछ चीजें हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो चीजें हमको सिखाते हैं, और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ हम चीजों को डिलीवर करते हैं। मतलब हम हमारे अंदर जो टेक्नोलॉजी होगा हम उनको सिखाएंगे, उनसे जो सीखना होगा वो उनसे हम सीखेंगे। तो भारत और अमेरिका दोनों एक मंच पे आते, मतलब एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। अल्टरनेट करके एक्सरसाइज होता है, कभी भारत में होता है कभी अमेरिका में होता है। तो इसका नाम है वज्र प्रहार। अक्सर यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस की परीक्षाओं में, यानी कि वनडे एग्जाम्स की परीक्षाओं में, यह वज्र प्रहार पूछता है कि भारत और किसके साथ हुआ है, तो भारत और यूएस के साथ हुआ है। चलिए वज्र प्रहार पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका, सबसे पहले जान लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलो में संपन्न हुआ। कहां पर हुआ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा राज्यसभा की कितनी सीटें, इसके साथ ही साथ विधानसभा की कितनी सीटें हैं वहां पर। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 90% जनसंख्या, 90% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। ये भी हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जाता है। ठीक है। वज्र प्रहार एक अभ्यास भारत अमेरिका स्पेशल फोर्स संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो 2010 में भारत और अमेरिका में वैकल्पिक रूप से शुरू हुआ था। 2010 में शुरू हुआ था, भारत और अमेरिका में वैकल्पिक रूप से शुरू हुआ था। और भी देखते हैं इसके आगे। यह संयुक्त प्रशिक्षण दोनों दोनों मतलब भारत और अमेरिका के सैनिकों के द्वारा, यह संयुक्त प्रशिक्षण दोनों सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और एक दूसरे की सेनाओं के अनुभवों के समृद्ध पूल के साथ साथ आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी वातावरण में संचालन में विशेषज्ञता साझा करके संयुक्त रणनीति विकसित करने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत और अमेरिका के जो भी सैनिक हैं वो दोनों सैनिक एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। 2010 से एक्सरसाइज ये किया जाता है। और ये एक्सरसाइज इसीलिए किया जाता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी हो, कैसे आतंकवाद का सफाया किया जाए, कैसे आतंकवाद को मिटाया जाए, क्योंकि आतंकवाद बहुत बड़ी जटिल समस्या पूरे विश्व के लिए रही है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए एक्सरसाइज किया जाता है। अल्टरनेट करके एक्सरसाइज होता है, कभी भारत में होता है, कभी अमेरिका में होता है। तो ये रहा वज्र प्रहार एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है कि जितने भी टॉपिक पढ़ाया गया है, वज्र प्रहार हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हो, चाहे नीरज चोपड़ा ने लुसाने में जीता है डायमंड, उसके बारे में जो मैंने जिक्र किया आप लोगों से, चाहे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में जिक्र किया गया है, इन सभी टॉपिकों को ध्यान से पढ़िएगा।
क्षेत्रीय परिषद के बारे में जो बताया कि 30वां क्षेत्रीय परिषद है जो हमारे देश के गृह मंत्री के द्वारा लिया गया, तिरुवनंतपुरम में हुआ है। जितने भी साउथ के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर्स जो भी हैं वहां के सभी लोग इस मंच पर आए हैं। सेंसस भी देख लीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का कब मनाया जाता है, इसके साथ ही साथ मैंने भूपेन हजारिका के बारे में बताया है, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ये जितने भी टॉपिक थे ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और रोज आप लोग करंट अफेयर मिलता रहेगा। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण सर जो क्लास लेते हैं वो भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ डेली जो है करंट अफेयर भी आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और कल जो है फिर आप लोगों से मुलाकात होगा 12 सितंबर को। कल का करंट अफेयर पर फिर डिस्कशन किया जाएगा। ये तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो आज से शुरुआत किया गया है। तो कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए पढ़िए। सभी क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, वज्रप्रहार भी कई बार पूछा जा चुका है। भारत और अमेरिका अक्सर यही पूछ देता है। और ये मीटर याद रखिएगा 89.08 मीटर था नीरज चोपड़ा का लुसाने वाला, लुसाने डायमंड जो था। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइए कि अभी स्टार्ट हो चुका है, वो चीजें सारी युक्ति आईएएस में मिलने लगी हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये टेलीग्राम का लिंक है, ये कोड है, इससे भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।